लड़की की आत्मा घूमती है? सच क्या है पंडित जी, प्लीज मुझे बताइए। जैसे ही रिद्धिमा ने यह सवाल पंडित जी से पूछा, पंडित जी के चेहरे पर भी डर और घबराहट के भाव नजर आने लगे। रिद्धिमा एक बात महसूस कर रही थी कि देविका का नाम सुनते ही नर्स भी डर गई थी, और अब पंडित जी भी। इसका मतलब कोई तो रहस्य था जो देविका के नाम से जुड़ा हुआ था। पंडित जी ने अभी तक रिद्धिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। रिद्धिमा ने एक बार फिर से पूछा, बताइए ना पंडित जी, कौन थी देविका? रिद्धिमा के सवाल पर पंडित जी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कुछ देर के लिए वे चुप हो गए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई तुलसी की माला को माथे से लगाया और फिर उसे भगवान के चरणों में रख दिया। इसके बाद बड़ी आराम से अपनी जगह पर बैठते हुए पंडित जी ने रिद्धिमा को बताना शुरू किया। बहुत सुंदर थी देविका और बहुत संस्कारी भी। जो माँ बाप कहते वह बात उसके लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी। जब 20 साल की हुई तो उसके बाप ने सोचा कि इसका ब्याह कर दिया जाए, लेकिन जानती हो वह बदनसीब बाप ऐसा नहीं कर पाया। रिद्धिमा ने सवाल किया, लेकिन क्यों? इतनी सुंदर थी तो शादी क्यों नहीं हो पाई उसकी? पंडित जी ने बड़ी रहस्यमय ढंग से रिद्धिमा के सामने उस राज का खुलासा किया। शादी से पहले पेट से हो गई थी देविका, इसलिए ना हो पाई शादी उसकी। रिद्धिमा पंडित जी की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि पंडित जी ने रिद्धिमा से कहा था कि देविका बहुत ही संस्कारी लड़की थी और अपने माँ बाप के खिलाफ जाने वाली तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भला उसने ऐसा काम क्यों किया होगा? रिद्धिमा ने पंडित जी से पूछा, लेकिन अभी तो आपने कहा कि वो बहुत अच्छी और संस्कारी थी, फिर शादी से पहले? पंडित जी ने रिद्धिमा के सवाल का कुछ इस तरह जवाब दिया, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ये तो आज तक सबसे बड़ा रहस्य है। आखिर वह लड़की पेट से हुई कैसे? क्योंकि उसका किसी लड़के के साथ कोई संबंध ही नहीं था। रिद्धिमा पंडित जी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रिद्धिमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वह अच्छी तरह जानती थी पंडित जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो एक अंधविश्वास है। किसी लड़के के साथ संबंध ना होते हुए भी देविका का प्रेग्नेंट हो जाना, ये बात रिद्धिमा के गले से नहीं उतर रही थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? अगर वह कभी किसी लड़के से नहीं मिली तो फिर वो माँ कैसे बनने वाली थी? इस बार पंडित जी की आंखों में कोई गहरा राज उतर आया। ऐसा लगा जैसे उनके दिल में कोई बहुत बड़ा सच छुपा हुआ था जो आज रिद्धिमा को बताने जा रहे थे। बेहद धीमी आवाज में पंडित जी ने रिद्धिमा से कहा, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले उस डॉक्टर की बीवी के साथ हुआ था। मां नहीं बन सकती थी वो। डॉक्टर अमित के बारे में यह बात सुनने के बाद रिद्धिमा हैरान रह गई। पंडित जी ने रिद्धिमा को कुछ ऐसा बता दिया था जो शायद कोई भी नहीं जानता था। रिद्धिमा ने घबराते हुए पंडित जी से सवाल किया, क्या मतलब आपका? डॉक्टर अमित की बात कर रहे हैं ना आप? उनकी पत्नी रुचि, क्या वो प्रेग्नेंट थी? पंडित जी रिद्धिमा का, अरे मेरे मंदिर में रोज आती थी, उसके अंदर तो माँ बनने की क्षमता ही नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक पेट से हो गई और बस उसके अगले ही दिन वो डॉक्टर और उसकी पत्नी दोनों मर गए। जैसे ही डॉक्टर अमित और रुचि के बारे में बात चली, रिद्धिमा के मन में उनके बारे में और भी कुछ जानने का ख्याल आया। अब पंडित जी ही थे जो रिद्धिमा को सब कुछ सच बता सकते थे। रिद्धिमा उस गांव में बुरी आत्मा के असर को लेकर के सब कुछ सच सच जानना चाहती थी, क्योंकि उसके पीछे रिद्धिमा का एक ही उद्देश्य था। रिद्धिमा ने मन ही मन सोच लिया था कि अगर सचमुच उस गांव में किसी बुरी आत्मा का साया है तो वह उस गांव को उस बुरी आत्मा के साए से मुक्त करवाने की कोशिश करेगी। यही सोचकर रिद्धिमा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी बताइए ना, क्या हुआ था डॉक्टर अमित और उनकी पत्नी के साथ? और डॉक्टर अमित की पत्नी आखिर कहाँ गई वो? मैंने सुना है आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। रिद्धिमा के सवाल के बदले पंडित जी ने रिद्धिमा को सिर्फ इतना बताया कि उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं है। शायद डॉक्टर अमित की पत्नी के साथ भी वही हुआ जो कुछ साल पहले देविका के साथ हुआ था, लेकिन असल में यह सब कौन कर रहा था और किसकी बुरी आत्मा थी, इसके बारे में पंडित जी ने कुछ भी जानकारी होने से रिद्धिमा को मना कर दिया। देखो बेटा, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, जो कुछ भी मैंने सुना और देखा बस वही तुम्हें बता दिया, लेकिन इन आत्माओं का खेल सिर्फ कोई तांत्रिक ही खत्म कर सकता है। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। पंडित जी ने अपनी बात खत्म कर दी और रिद्धिमा मंदिर से निकलकर वापस हवेली की तरफ जाने के लिए चल पड़ी। ठीक उसी वक्त रिद्धिमा के फोन पर कुणाल का फोन आया। कुणाल ने रिद्धिमा से पूछा, कहाँ हो तुम रिद्धिमा, हवेली पहुंच गई? रिद्धिमा ने कहा, नहीं कुणाल, बस वो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर आ गई थी, डॉक्टर विजय के लिए प्रार्थना कर रही थी। रिद्धिमा को महसूस हुआ जैसे कुणाल कुछ परेशान सा है, शायद वह रिद्धिमा को कुछ बताना चाहता है। रिद्धिमा ने पूछा,
क्या हुआ कुणाल, सब ठीक है ना? जवाब में कुणाल ने रिद्धिमा को कुछ ऐसा बता दिया जिसे सुनने के बाद रिद्धिमा को सच में लगने लगा था कि कुछ तो था उस गांव में, कुछ तो था वहां की हवाओं में जो शायद वहां के लोगों के लिए बहुत गलत था, बेहद खतरनाक। कुणाल ने रिद्धिमा को बताया, विजय की ब्लड रिपोर्ट्स आई है, लेकिन कमाल की बात है विजय का शरीर का खून नीला पड़ चुका है और उसकी सांसें अभी तक चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो बच नहीं पाएगा। हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा घबरा गई। अगर मेडिसिन नहीं है कुणाल तो आप दिल्ली से ऑर्डर करवा दीजिए ना, कुणाल ने रिद्धिमा को समझाते हुए कहा। रिद्धिमा मेरी बात सुनने की कोशिश करो, इस तरह खून का रंग बदल जाना मुझे नहीं पता ये सब किस वजह से हो रहा है। दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर से बात हुई है मेरी, कोई भी कुछ नहीं समझ पा रहा है। कुणाल की सारी बातें सुनने के बाद रिद्धिमा समझ गई थी पंडित जी जो भी कुछ कह रहे थे उन सब बातों का विजय की तबीयत से कोई ना कोई तो कनेक्शन था, क्योंकि विजय ने भी बेहोशी की हालत में देविका का नाम लिया था और जो देविका के साथ हुआ था ठीक वैसा ही कुछ डॉक्टर अमित की पत्नी के साथ भी। इसका मतलब कोई तो था, किसी की तो आत्मा थी जो उस गांव के लोगों को परेशान करने की कोशिश लगातार कर रही थी। पंडित जी के कहने के अनुसार इन सब का इलाज कोई तांत्रिक ही कर सकता था। रिद्धिमा विजय की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसका तांत्रिक तक पहुंचना बहुत जरूरी था। रिद्धिमा जल्दी से हवेली पहुंची। हवेली के गेट पर ही उसकी मुलाकात लक्ष्मी से हुई। लक्ष्मी बहुत जल्दबाजी में निकल कर जाने तैयारी में थी। रिद्धिमा को देखकर वे वहीं रुक गई। रिद्धिमा ने लक्ष्मी से पूछा, अच्छा हुआ लक्ष्मी तू मुझे यहीं मिल गई, एक जरूरी काम था तुमसे। लक्ष्मी को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दबाजी में थी, लेकिन उसने फिर रिद्धिमा की बात का जवाब दिया, मारे से कैसा काम, क्या हुआ बताओ। रिद्धिमा ने हॉस्पिटल में और मंदिर में जो कुछ भी बात हुई थी वह सारी बातें लक्ष्मी को बता दी। रिद्धिमा की बात सुनने के बाद लक्ष्मी ने रिद्धिमा से पूछा, क्या मदद चाहिए आपको, मैं क्या कर सकूं? रिद्धिमा ने लक्ष्मी का हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे गांव के तांत्रिक के पास ले चलो लक्ष्मी, तुम्हें तो पता होगा ना, सब कुछ जानती हो तुम इस गांव के बारे में। लक्ष्मी की बात सुनकर रिद्धिमा को लगा जैसे लक्ष्मी तांत्रिक के पास जाने से घबरा रही थी। लक्ष्मी ने रिद्धिमा से कहा कि उन्हें इन सब बातों से बहुत डर लगता है और वैसे भी देविका का नाम सुनने के बाद लक्ष्मी भी बुरी तरह से घबरा गई थी। हालांकि लक्ष्मी ने रिद्धिमा से उसके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन लक्ष्मी के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वह भी देविका के बारे में बहुत कुछ जानती हो। रिद्धिमा ने एक बार फिर से लक्ष्मी से पूछा, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे तो ये बता सकती हो ना वो तांत्रिक कहाँ रहता है। देखो डॉक्टर विजय की जिंदगी और मौत का सवाल है, हमें उनको बचाना है। रिद्धिमा की बात सुनने के बाद लक्ष्मी कोई जवाब दिए बिना ही हवेली के अंदर दौड़कर चली गई। रिद्धिमा समझ गई थी शायद लक्ष्मी उसकी मदद नहीं करना चाहती थी और इसीलिए रिद्धिमा परेशान थी। वो हवेली के दरवाजे के पास खड़ी होकर यहाँ वहां देखने लगी। ठीक उसी वक्त रिद्धिमा ने देखा लक्ष्मी अपने हाथ में एक कच्चा नारियल लेकर दौड़कर आ रही थी। लक्ष्मी ने वो कच्चा नारियल रिद्धिमा को पकड़ाते हुए कहा, जल्दी हॉस्पिटल जाओ और ये कच्चे नारियल का रस डॉक्टर साहब को पिला दो, देखना झट से खड़े हो जाएंगे। रिद्धिमा के पास कुछ भी जानने और समझने का वक्त नहीं था। उसने लक्ष्मी से कुछ नहीं पूछा, बस वो कच्चा नारियल लेकर वहां हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी, इस उम्मीद से कि शायद डॉक्टर विजय को होश आ जाए, शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाए। रिद्धिमा जल्द से जल्द उस कच्चे नारियल को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल जाने के बाद रिद्धिमा को पता चला कि विजय की हालत बहुत खराब थी। जिस वार्ड में विजय एडमिट था वहां से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। विजय बेकाबू हो गया था। उसने मेडिकल स्टाफ पर अटैक करना शुरू कर दिया था। विजय के शरीर का रंग नीला पड़ चुका था। मेडिकल स्टाफ के पास उसकी तबीयत को ठीक करने के लिए कोई इलाज नहीं था। कुणाल वार्ड के बाहर बहुत ही परेशानी वाली हालत में हालतों को ठीक करने के बारे में सोच रहा था। रिद्धिमा को अचानक से वहां देखकर कुणाल ने पूछा, क्या करने आई हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम प्रेग्नेंट हो रिद्धिमा, ऐसी हालत में तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? रिद्धिमा ने कुणाल की बात का कोई जवाब देने की बजाय उन आवाजों को सुनकर कुणाल से पूछा, ये सब क्या हो रहा है कुणाल? ये कौन चिल्ला रहा है? इतनी डरावनी आवाज में क्या हो रहा है ये सब? कुणाल और उसके साथ खड़ा हुआ मेडिकल स्टाफ काफी परेशान नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय की हालत की वजह से उन सब के होश उड़ गए थे। कुणाल ने रिद्धिमा को कुछ नहीं कहा, लेकिन पास ही खड़ी नर्स ने रिद्धिमा को सारी बात बताई। वो डॉक्टर विजय पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे उनके शरीर के अंदर कोई शैतान घुस गया हो, वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। रिद्धिमा ने कच्चा नारियल कुणाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कुणाल मैं जानती हूँ तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले हो, लेकिन प्लीज किसी भी तरह से इस कच्चे नारियल का रस विजय को पिला दो, वो ठीक हो जाएगा।
रिद्धिमा की बात सुनकर कुणाल को गुस्से के साथ हंसी आ गई। कुणाल नहीं चाहता था कि रिद्धिमा वहां पर रहे या हॉस्पिटल की किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करे। कुणाल रिद्धिमा की प्रेगनेंसी को लेकर वैसे ही काफी टेंशन में था। उसने हल्की सी नाराजगी जताते हुए रिद्धिमा से कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? जानती हो अंदर क्या चल रहा है? ये हमारा मेडिकल साइंस फेल हो रहा है और वहां तुम हो कि इस कच्चे नारियल का दूध पिलाने से विजय ठीक हो जाएगा। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा ने कई बार उसे ये बात समझाने की कोशिश की कि उसकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन कुणाल किसी भी तरह से रिद्धिमा की बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब रिद्धिमा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और विजय की जान बचाने का दावा किया तो कुणाल ने रिद्धिमा की तरफ गुस्से से देखते हुए जवाब दिया, चलो ठीक है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन ध्यान रखना अगर विजय को कुछ भी हुआ ना तो ये मेरे करियर पर हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा, समझ रही हो तुम? रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। रिद्धिमा डिसाइड कर चुकी थी कि चाहे जो कुछ भी हो विजय को कच्चे नारियल का रस पिलाकर ही मानेगी। ठीक है कुणाल, मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार हूं, लेकिन बस एक बार मेरे कहने पर। दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी मैं। कुणाल ने गुस्से से वे कच्चा नारियल रिद्धिमा के हाथ से छीना और फिर सिस्टर से कहा, वार्ड बॉय को कहो विजय को किसी भी तरह कंट्रोल करे। इसके बाद मेडिकल स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से विजय के हाथ पांव बांधकर उसे काबू में करने की कोशिश की और कुछ ही देर के बाद कुणाल अपने हाथों से वे नारियल का रस लेकर विजय के पास गया। विजय को जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वे कुणाल या किसी दूसरे मेडिकल स्टाफ पर हमला ना कर सके। बेहोशी की हालत में कुणाल ने विजय के मुंह में ही वो नारियल का रस डाल दिया। इसके बाद वे वार्ड से बाहर निकल आए। रिद्धिमा डॉक्टर कुणाल के साथ वार्ड के बाहर ही उस नारियल के रस का असर का इंतजार कर रही थी। वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि किसी भी तरह से विजय ठीक हो जाए, वरना कुणाल का रिद्धिमा से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। 15 मिनट बीत गए। कुणाल ने नर्स को अंदर जाकर चेक करने के लिए कहा, अंदर जाकर चेक करके आओ जरा, आई विश कुछ गलत ना हुआ हो। नर्स दौड़ते हुए वार्ड के अंदर गई और कुछ ही मिनट के बाद जब वे वापस आई तो बहुत ज्यादा हैरान लग रही थी। नर्स को इस तरह हैरान देखकर डॉक्टर कुणाल डर गए। सब ठीक है ना सिस्टर? मेरा मतलब, नर्स ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद कुणाल को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? नर्स ने डॉक्टर कुणाल को बताया कि विजय बिल्कुल ठीक था, उसकी बॉडी भी नॉर्मल हो चुकी थी और उसे खोल दिया गया है। नर्स ने हैरानी के साथ लेकिन मुस्कुराते हुए कुणाल से कहा, कुणाल सर, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रिद्धिमा कुणाल की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा रही थी और साथ ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी। रिद्धिमा मन ही मन इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि विजय की जान बच गई। हालांकि इस बात का मतलब रिद्धिमा को भी नहीं पता था कि उस नारियल का रस पीने से विजय की तबीयत कैसे ठीक हो गई। कुणाल ने रिद्धिमा को एक तरफ चलने का इशारा करते हुए कहा, मेरे साथ आओ रिद्धिमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिद्धिमा डॉक्टर कुणाल के पीछे पीछे गई। वहां जाने के बाद कुणाल ने पूछा, ये सब क्या है रिद्धिमा, और तुम्हें किसने कहा ऐसा करने के लिए? रिद्धिमा ने जो कुछ भी लक्ष्मी के साथ बातचीत हुई थी वो सब कुणाल को बता दिया। रिद्धिमा ने कुणाल को पंडित जी की सारी बातें भी बता दी थी, लेकिन कुणाल अभी तक भी किसी आत्मा के बारे में विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। कुणाल के हिसाब से ये सब उस गांव के लोगों की बनाई हुई मन गढ़ंत कहानियां थी, लेकिन उस नारियल में ऐसा क्या जादू था जिसकी वजह से विजय इतनी बुरी हालत से ठीक हो गया? और अब कुणाल के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था। कुणाल ने रिद्धिमा से कंफर्म करते हुए पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये नारियल तुम्हें लक्ष्मी ने दिया था, लेकिन लक्ष्मी को कैसे पता था कि विजय कैसे ठीक हो जाएगा और तुमने उसकी बात पर भरोसा कर लिया? रिद्धिमा ने कुणाल को बताया, देखो कुणाल, मेरे पास लक्ष्मी की बात पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो मुझे तांत्रिक के पास लेकर नहीं गई। मुझे लगा कि एक बार शायद मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए और ये देविका, इसका सच मुझे पता करना चाहिए। रिद्धिमा की बात सुनकर डॉक्टर कुणाल एक बार फिर से नाराज हो गए। उन्होंने रिद्धिमा को ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। डॉक्टर कुणाल ने रिद्धिमा से कहा, अगर उसने इस तरह के किसी भी मामले में इन्वॉल्व होने की कोशिश की तो वे उसे वापस दिल्ली छोड़ाएंगे। रिद्धिमा ये सुनकर उदास हो गई थी। लेकिन कुणाल, अगर सच में गांव पर किसी बुरी आत्मा का असर है तो हमें गांव के लोगों को उससे बचाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कुणाल रिद्धिमा की यह बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब कुणाल ने डिसाइड कर लिया था कि वह रिद्धिमा को जल्द से जल्द दिल्ली वापस छोड़कर आएगा ताकि वह सारे मसले से दूर रहे। विजय की तबीयत ठीक होने से हॉस्पिटल का स्टाफ काफी खुश था। जब विजय के होश में आने के बाद कुणाल ने विजय से बात करने की कोशिश की और उससे बीती रात की घटना बताने को कहा तो विजय ने पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसे याद करने की बहुत कोशिश की। मैं हॉस्पिटल से घर के लिए निकला था।
उस वक्त तूफान काफी धीमा था। रास्ते में डॉक्टर अमित का क्वार्टर था। मैंने देखा वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। कुणाल ने पूछा, और इसके बाद क्या हुआ? तुम उसके पास चले गए? विजय ने बताया, मुझे कुछ याद नहीं है सर, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया है। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था और वहां उस लड़की के साथ अंदर चला गया। उसके बाद मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। कुणाल ने परेशान होते हुए धीरे से पूछा, लेकिन वो लड़की कौन थी? विजय ने जल्दी से जवाब दिया, देविका थी वो। विजय का जवाब सुनकर डॉक्टर कुणाल ने लगभग उसे डांटते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, देविका नाम की लड़की 4 साल पहले मर चुकी है विजय। इस गांव में इस वक्त देविका नाम की कोई लड़की नहीं है। कुणाल की बात सुनने के बाद विजय पूरी तरह से घबरा गया। उसकी सांसें फिर से तेज चलने लगी। कुणाल को लगा जैसे अभी इस हालत में विजय से कोई भी बात करना ठीक नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसकी हालत में सुधार आया था। और इसीलिए कुणाल ने विजय को तसल्ली देते हुए कहा, देखो अभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अभी पूरी तरह से ठीक हो जाओ। और रही बात देविका की, तो हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन है जो गांव के लोगों को इस तरह से परेशान करने की कोशिश कर रही है। विजय ने डरते हुए डॉक्टर कुणाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ था, एक अजीब सा भयानक सा डर। विजय ने बुरी आत्मा वाली बात पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया था। सर, कहीं सच में इस गांव में कुछ गलत, मेरा मतलब कोई आत्मा, अभी आप ही ने तो कहा ना देविका 4 साल पहले मर चुकी है, तो फिर मुझे नजर कैसे आई थी? पहले रिद्धिमा की बातें और फिर विजय का इस तरह मरी हुई देविका के बारे में बात करना, कुणाल को लगने लगा था ये दोनों ही बातें किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। विजय को इस तरह घबराए हुए देखकर कुणाल ने उसे शांत करने की कोशिश की। कुणाल ने उसे समझाया और आराम करने की सलाह दी। देखो विजय, तुम्हें इस वक्त परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। इसके बाद कुणाल अपने मेडिकल स्टाफ को विजय का ख्याल रखने का इंस्ट्रक्शन देकर रिद्धिमा के साथ बाहर आ गया। जो कुणाल अब तक इन सब बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, उसके चेहरे को देखकर रिद्धिमा को लग रहा था जिसे सारी बातें सुनने के बाद कुणाल भी सोच में पड़ गया है। रिद्धिमा ने कुणाल से पूछा, क्या हुआ कुणाल, क्या सोच रहे हो? कुणाल ने कुछ ना समझ पाने के अंदाज में रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखा और फिर कहा, देखो रिद्धिमा, मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ तो बात जरूर है। मेरा मतलब कोई तो गहरा राज छुपा है, या कोई जानबूझकर। रिद्धिमा ने कुणाल की बात को बीच में काटते हुए कहा, कोई जानबूझकर क्या कुणाल? तुम्हारा मतलब कोई गांव वालों को जानबूझकर परेशान कर रहा है? कुणाल ने अपने कंधे उचकाते हुए रिद्धिमा की तरफ देखा और कहा, हाँ हो सकता है, कुछ लोग डर पैदा करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। लेकिन रिद्धिमा कुणाल की बात से सहमत नहीं थी। उसे लग रहा था कि जरूर किसी बुरी आत्मा का ही काम है। और रिद्धिमा को इस तरह इन सब बातों पर विश्वास करते देख कुणाल हैरान था। तुम इन सब बातों में कब से मानने लगी रिद्धिमा? रिद्धिमा ने परेशान होते हुए जवाब दिया, तो क्या करूं कुणाल, डॉक्टर अमित और रुचि की मौत और उसके बाद विजय के साथ आज जो कुछ भी हुआ, ये सब बातें तो इसी तरफ इशारा करती है ना। तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के बारे में पता करना चाहिए? कुणाल ने नाराज होते हुए रिद्धिमा को कहा, मुझे लगता है मुझे तुम्हें दिल्ली छोड़कर आना चाहिए। कुछ ही देर बाद कुणाल और रिद्धिमा हवेली पहुंच गए। रिद्धिमा की नजरें लक्ष्मी को ढूंढ रही थी। रिद्धिमा लक्ष्मी से पूछना चाहती थी उस नारियल बारे में, और कुणाल भी अब इस बारे में पूरी जांच पड़ताल करना चाहता था। भैरव सिंह जी को हवेली के आंगन में घूमते देख कुणाल ने उनसे पूछा, लक्ष्मी कहाँ है? भैरव सिंह जी हवेली के आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठकर हुक्के का लंबा सा घूंट अपने गले के अंदर खींचते हुए कुणाल की बात का जवाब देते हैं, अरे डॉक्टर साहब, कहाँ होगी लक्ष्मी? खाना बना रही होगी अपनी माँ के साथ। आप बताओ, क्या काम है? रिद्धिमा ने भैरव सिंह जी को बताया, वो बस कुछ नहीं, ऐसे ही। भैरव सिंह जी ने हंसते हुए कहा, अरे तो डरने की बात क्या है, जाओ रुक्मा और लक्ष्मी दोनों वहीं होगी, अपने घर पर जाकर बात कर लेना। रिद्धिमा और कुणाल रुक्मा जी के घर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन अगले ही पल भैरव सिंह जी की आवाज ने उन्हें रोक दिया। अरे लक्ष्मी से बात करने जा रहे हो तो कोई फायदा ना है। रिद्धिमा ने हैरान होकर पीछे की तरफ पलट कर देखा। रिद्धिमा भूल गई थी शाम होने के बाद लक्ष्मी किसी से बात नहीं करती है, और भैरव सिंह जी ने उसे वही बात याद दिलाई। अरे बेटा, तेरे को पता है ना, ए टाइम किसी से बात ना करे लक्ष्मी। अब जो पूछना है कल पूछना।
रिद्धिमा और कुणाल ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा, जैसे वह दूसरे से ही सवाल कर रहे हों और शायद वह दूसरे के मन की बात भी समझ गए। इसलिए पलटकर वह फिर से भैरव सिंह जी के पास आए। कुणाल और रिद्धिमा को लगा शायद भैरव सिंह जी उस नारियल के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। इसीलिए कुणाल ने भैरव सिंह जी से उस नारियल के बारे में जानने की कोशिश की। वैसे भैरव सिंह जी, एक बात बताइए, आज आपकी बेटी लक्ष्मी ने कच्चा नारियल दिया था रिद्धिमा को और नारियल का रस पीने से हॉस्पिटल में एक आदमी की जान बच गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कुणाल की बात सुनने के बाद भैरव सिंह जी जोर जोर से हंसने लगे। एक बार फिर उस हवेली का आंगन भैरव सिंह जी की हंसी से गूंजने लगा। रिद्धिमा और कुणाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भैरव सिंह जी का इस तरह हंसना, उनके पीछे की वजह, सब कुछ उन दोनों की समझ से परे था। रिद्धिमा और कुणाल दोनों ही भैरव सिंह जी की हंसी के थम जाने का इंतजार करने लगे। जब भैरव सिंह जी चुप होकर रिद्धिमा की तरफ देखने लगे तो रिद्धिमा ने उनसे पूछा, क्या हुआ? आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? हमने कोई गलत बात कर दी क्या? भैरव सिंह जी ने अपने हुक्के को दूसरी तरफ सरकाकर अपनी लाठी का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की। कुणाल ने उन्हें सहारा दिया। अब भैरव सिंह जी अपनी लाठी के सहारे हवेली के आंगन में घूमने लगे। अपनी बड़ी बड़ी मूंछों का ताव देकर एक मजबूत आवाज में उनका जवाब आया, लक्ष्मी जादूगरनी है, जादूगरनी। उसके हाथ का तो पानी पी लो तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। आप तो एक आदमी के जान बचाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कुणाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। भैरव सिंह जी ने कुणाल की तरफ पलट कर देखा और फिर घूरते हुए कहा, समझोगे कैसे? शहर के पढ़े लिखे लोग हो ना, बड़ी बड़ी डिग्रियों पर भरोसा करते हो तुम लोग। ये ना पता कि इन डिग्रियों के अलावा भी एक दूसरी आत्माओं की दुनिया। भैरव सिंह जी के बात कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि उसे सुनने के बाद कुणाल और रिद्धिमा दोनों को बुरी तरह डर लगने लगा। लेकिन रिद्धिमा सब कुछ जानना चाहती थी, उस नारियल का सच और देविका के बारे में। रिद्धिमा ने हिम्मत दिखाते हुए भैरव सिंह जी से सवाल किया, और देविका? आप जानते हैं किसी देविका को? कौन थी देविका? बताइए ना। देविका का नाम सुनकर भैरव सिंह जी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही है। उनके झुर्रियों वाले बूढ़े चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे थे। रिद्धिमा और कुणाल उन्हें इस तरह से देखकर घबरा गए। गांव की बदनामी करी थी उस छोरी ने। शादी से पहले मां बनने वाली थी, मार के दफना दिया कुएं में। कुणाल ने भैरव सिंह जी से कहा, लेकिन भैरव सिंह जी, उसे मारने की कहां जरूरत थी? उसकी शादी भी तो करवाई जा सकती थी ना उस लड़के के साथ जिसकी वजह से वो मां बनने वाली थी शादी से पहले। कुणाल ने जब ये सवाल भैरव सिंह जी से किया तो रिद्धिमा को पंडित जी की बताई हुई बात याद आई और पंडित जी के अनुसार देविका बिना किसी लड़के के कांटेक्ट में आए हुए प्रेग्नेंट हो गई थी। इसका मतलब था किसी बुरी आत्मा के असर की वजह से। इसलिए रिद्धिमा ने कुणाल को याद दिलाते हुए कहा, कुणाल, मैंने तुम्हें बताया तो था, पंडित जी ने मुझसे कहा था कि देविका का किसी लड़के के साथ कोई संबंध नहीं था, ये सब बुरी आत्माओं का काम था। रिद्धिमा की बात सुनकर भैरव सिंह जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। सही कह रही है, देविका किसी लड़के से नहीं बल्कि उस बड़े पुजारी के फैलाए हुए तंत्र मंत्र की वजह से मारने वाली थी। कुणाल ने हैरान होते हुए पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? कौन सा बड़ा पुजारी? अरे वही बड़ा पुजारी जिसने तांत्रिक के साथ मिलकर बुरी आत्माओं को जगाना शुरू कर दिया था। रिद्धिमा ने भैरव सिंह जी से पूछा, लेकिन उसका कोई नाम तो होगा? उस दिन मंदिर में पुजारी जी ने भी मुझे उसका कोई नाम नहीं बताया। भैरव सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, नाम तो हमारे को भी नहीं पता। अगला सवाल कुणाल ने किया, और वो तांत्रिक, वो कहाँ मिलेगा? भैरव सिंह जी ने हंसते हुए कुणाल को बताया कि उस तांत्रिक से मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वो बार बार अपना रूप बदल लेता था और गांव में कोई नहीं जानता था कि इस वक्त वह किस रूप में था। ये सारी बातें जानने के बाद कुणाल का डर और रिद्धिमा को लेकर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी कुणाल को याद आया कि भैरव सिंह जी ने लक्ष्मी को जादूगरनी होने की बात कही थी और इसीलिए कुणाल ने भैरव सिंह जी से पूछा, अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे लक्ष्मी जादूगरनी है, इसका क्या मतलब है भैरव सिंह जी? भैरव सिंह जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे उससे डरने की जरूरत ना है।
जादूगरनी मतलब बस वो लोगों को अपने बस में करना जानती है। उसके पास वो ताकत है जिसके चलते वो चाहे जो करवा ले और सामने वाले को हवा भी ना लगे। लक्ष्मी को लेकर भैरव सिंह जी की बातें सुनने के बाद रिद्धिमा और कुणाल बहुत डर गए और काफी हैरान थे। अब उन्हें उस गांव की दुनिया, वहां का माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा था और इसीलिए कुणाल ने रिद्धिमा से कहा कि वह उसे दिल्ली छोड़कर आना चाहता है। लेकिन रिद्धिमा अब भी दिल्ली वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। रात का वक्त था। कुणाल और रिद्धिमा अपने कमरे में जा चुके थे। बेड ठीक करते वक्त अचानक से रिद्धिमा की नजर गद्दे के नीचे पड़ी किसी चीज पर गई। उसे देखकर वह बुरी तरह से चौंक गई। उसके दिल में एक शक पैदा हो गया। उसने मन ही मन कहा, ये यहाँ पर इसे मैंने कहीं तो देखा है, किसी ने तो इसे पहना हुआ था। रिद्धिमा ने ध्यान से देखा तो वह किसी लड़की का ईयररिंग था। इसे देखने के बाद रिद्धिमा ने उस ईयररिंग को बाहर निकाला और गौर से उसे देखा। ये ईयररिंग मेरा तो नहीं है, ऐसा झुमका तो मैं पहनती नहीं हूं, ये तो शायद, लेकिन ये यहाँ कैसे? रिद्धिमा ने उस ईयररिंग को कुणाल को दिखाते हुए उससे भी इसके बारे में पूछा, लेकिन कुणाल ने कहा कि उसे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कुणाल हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रहा था। उसने लापरवाही के साथ रिद्धिमा की तरफ देखा और जवाब दिया, हो सकता है लक्ष्मी का हो, एक दिन तुमने उसके कपड़े पहने थे ना, वो यहाँ आई थी, शायद उसी दिन गिर गया होगा। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा को भरोसा हो गया, शायद वह सही कह रहा था, ये ईयररिंग्स लक्ष्मी के ही होंगे। ठीक उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसकी माँ अंबिका का फोन आया। हेलो माँ, कैसी हैं आप? अंबिका ने उधर से जवाब दिया, कुणाल मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ दिन से बहुत अजीब सा लग रहा है। रिद्धिमा की तबीयत तो ठीक है ना? कुणाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे माँ आप बेकार की चिंता कर रही हो, रिद्धिमा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? जब कुणाल ने अपनी माँ अंबिका देवी से सवाल किया तो कुछ देर के लिए वह चुप हो गया। कुणाल समझ गया था कोई बात थी जो अंबिका जी उसे बताना चाहती थी, लेकिन शायद बता नहीं पा रही थी। इसीलिए कुणाल ने जोर देते हुए पूछा, क्या हुआ बताइए ना, आप परेशान क्यों लग रही हो? अंबिका जी ने जवाब दिया, कुणाल वो तुम्हारे दादाजी, उनके बारे में खबर मिली है। अपनी माँ की बात सुनकर कुणाल बुरी तरह शॉक्ड हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? दादाजी के बारे में? किसने बताया आपको? कहाँ है वो? क्या दादाजी सचमुच इस दुनिया में है माँ? कुणाल को इस तरह परेशान देखकर अंबिका जी ने उसे शांत हो जाने के लिए कहा। उधर कुणाल के मुंह से अपने दादाजी की बात सुनकर रिद्धिमा भी हैरान थी। अंबिका जी ने कुणाल को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद कुणाल ने रिद्धिमा को दिल्ली छोड़ने का अपना फैसला पक्का कर लिया। अंबिका जी ने उसे कहा, देखो कुणाल, मैं अभी तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जितनी जल्दी हो सके रिद्धिमा को यहाँ दिल्ली लेकर आ जाओ। उसका वहां उस गांव में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। अपनी माँ अंबिका जी की बात सुनकर कुणाल और ज्यादा परेशान हो गया। उसने बार बार ये पूछने की कोशिश की कि उनके ये सब कहने की वजह क्या है। कुणाल अपने दादाजी के बारे में भी अंबिका जी से सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन किसी वजह से अंबिका जी ने कुणाल को उस वक्त कुछ भी बताने से मना कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद कुणाल के चेहरे पर परेशानी और डर देखकर रिद्धिमा भी परेशान हो गई थी। क्या हुआ कुणाल, क्या कहा माँ ने? वो ठीक तो है ना? कुणाल परेशानी की हालत में चुपचाप बैठा हुआ था। रिद्धिमा उसके पास आकर बैठी और कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा, बताओ ना कुणाल, ऐसे चुप रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कुणाल ने रिद्धिमा की बात पर सिर्फ इतना कहा, तुम्हें दिल्ली जाना होगा रिद्धिमा, देखो वैसे भी तुम्हारी प्रेगनेंसी का 8th मंथ शुरू हो गया है। रिद्धिमा कुणाल की बात सुनकर दिल्ली जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वह मन ही मन जानती थी कुणाल अब अपने बच्चे के बर्थ के लिए उसे उस गांव में नहीं रहने देगा। लेकिन रिद्धिमा बस कुछ दिन और गांव में रहने के लिए कुणाल से परमिशन लेना चाहती थी। ठीक है कुणाल, लेकिन मुझे बस 1 वीक का टाइम दे दीजिए, उसके बाद हम दिल्ली चलेंगे। मेरा मतलब तुम मुझे वहां छोड़कर आ जाना। हॉस्पिटल में काम ज्यादा होने की वजह से कुणाल ने 1 सप्ताह और रुकने की इजाजत दे दी। रिद्धिमा ये सुनने के बाद बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिद्धिमा अपना कोई अधूरा काम पूरा करना चाहती थी। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में जो शायद उसने कुणाल को भी नहीं बताया। और फिर कुणाल के हॉस्पिटल जाने के बाद रिद्धिमा जल्दी से तैयार हुई। तैयार होकर रिद्धिमा अभी हवेली के बाहर कदम रखने ही वाली थी, तभी रुक्मा देवी जी की नजर उस पर पड़ी। कहाँ जा रही है छोरी? थारे को पता ना है 8वां महीना चल रहा है, ऐसे हालात में गांव में घूमना ठीक ना है थारो। रुक्मा देवी के अचानक इस तरह टोकने के बाद रिद्धिमा घबरा गई और उसने हड़बड़ाते हुए रुक्मा देवी जी की बात का जवाब दिया, वहां मैं बस हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, डॉक्टर से मिलना था। रुक्मा देवी ने आंखों में हैरानी के एक्सप्रेशन दिखाते हुए रिद्धिमा से सवाल किया, लेकिन अभी अभी तो कुणाल गया अस्पताल,
उसके साथ क्यों न गई? रुक्मा देवी के इस तरह पूछताछ करने पर रिद्धिमा बुरी तरह घबरा गई। उसके पास रुक्मा देवी को बताने के लिए कुछ भी जवाब नहीं था, क्योंकि असल में वह किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वह कहां जा रही थी, और इसीलिए रिद्धिमा ने बहाना बना दिया। वो क्या है ना, उस वक्त मुझे याद ही नहीं रहा, और अब अचानक से ध्यान आया कि डॉक्टर से कोई जरूरी काम था। मैं चली जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करो। इससे पहले कि रुक्मा देवी रिद्धिमा से कुछ और सवाल जवाब करती, रिद्धिमा उनकी बात सुने बिना ही वहां से चली गई। रुक्मा देवी हैरान होकर रिद्धिमा को इस तरह जाते हुए देख रही थी। रिद्धिमा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सबकी नजरों से छुपते छुपाते रिद्धिमा उस मेडिकल क्वार्टर्स में जा पहुंची, जहां पर डॉक्टर अमित अपनी पत्नी रुचि के साथ रहा करते थे। हालांकि रिद्धिमा का दिल डर की वजह से जोरों से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उस क्वार्टर्स में छुपे गहरे काले राज के बारे में जानने की इच्छा ने रिद्धिमा ने उस डर पर काबू पा लिया था। क्वार्टर्स के ठीक बाहर लगे लोहे के दरवाजे को धीरे से खोलते वक्त एक अजीब सी खौफनाक आवाज पैदा हुई। एक पल के लिए रिद्धिमा के कदम वहीं पर रुक गए। जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ी तो वहां आंगन में एक नीम का पेड़ था, वही नीम का पेड़ जिस पर डॉक्टर अमित की लाश मिली थी। रिद्धिमा ने सहमी हुई नजरों से उस पेड़ की तरफ देखा। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, देखने में कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। उस क्वार्टर्स के दरवाजे पर ताला तक नहीं लगा हुआ था। रिद्धिमा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने लगभग एक 4 साल की बच्ची को वहां पर खेलते हुए देखा। रिद्धिमा ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ अकेली क्यों खेल रही हो? उस छोटी सी बच्ची ने बड़ी नाराजगी के साथ रिद्धिमा की तरफ घूर कर देखा और गुस्से से कहा, आप जाओ यहाँ से, क्यों आई हो यहाँ पर? रिद्धिमा ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, इस उम्मीद में कि शायद उस बच्ची के साथ वहां कोई और भी होगा, लेकिन रिद्धिमा को वहां उस क्वार्टर्स के आसपास उस आंगन में कोई नजर नहीं आया। रिद्धिमा ने एक बार फिर से पूछा, क्या कर रही हो और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? रिद्धिमा के सवाल के जवाब में उस बच्ची ने खामोश निगाहों से रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, वहां। एक पल के लिए रिद्धिमा डर गई, लेकिन वो समझ गई कि शायद बच्ची ये कहना चाहती है कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। रिद्धिमा बच्ची के पास गई, लेकिन रिद्धिमा को देखकर वह छोटी बच्ची नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन इस बार भी उस छोटी सी बच्ची ने रिद्धिमा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उस बच्ची की इस हरकत पर रिद्धिमा काफी हैरान थी और परेशान भी, लेकिन उसे लगा था शायद वह रिद्धिमा से बात नहीं करना चाहती थी, और यही सोचकर रिद्धिमा ने छोटी लड़की को वहां नीम के पेड़ के पास छोड़कर क्वार्टर्स के मेन डोर से अंदर की तरफ जाने लगी। रिद्धिमा ने देखा अंदर ड्राइंग रूम की दीवारों पर डॉक्टर अमित और रुचि की तस्वीरें अभी तक वैसे ही लगी हुई थी, जैसे शायद उनके जिंदा होने पर उन्होंने अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सजाई होगी। यह देखकर रिद्धिमा थोड़ी सी इमोशनल हो गई। रिद्धिमा ने धीरे से पलटकर दरवाजे के बाहर की तरफ देखने की कोशिश की और उसने देखा कि वो छोटी बच्ची वहां पेड़ के पास नहीं थी। एक बार के लिए रिद्धिमा को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, शायद वो अपने घर चली गई होगी। लेकिन उसे यहाँ खेलने की परमिशन किसने दे दी? गांव के लोग तो यहाँ आने में भी डरते हैं, हो सकता है किसी को बिना बताए आई होगी। रिद्धिमा बड़े गौर से उस क्वार्टर की एक एक चीज को देख रही थी, जैसे उसकी नजर शायद कुछ तलाश कर रही हो। लेकिन रिद्धिमा को वहां पर कुछ भी अजीब नहीं लगा। सब कुछ एक नॉर्मल घर की तरह था। सारी चीजें अपनी जगह पर रखी हुई थी और कुछ दिन पहले मेडिकल डिपार्टमेंट ने क्वार्टर्स की सफाई भी करवा दी थी, जिसकी वजह से वहां हर चीज एकदम परफेक्ट नजर आ रही थी। जब रिद्धिमा को वहां पर कुछ भी अजीब नहीं लगा और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिसके आधार पर वह गांव में होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ पता लगा सकती थी, तो वो क्वार्टर्स से निकलकर बाहर आ गई। रिद्धिमा ने दरवाजे के बाहर कदम रखा ही था, तभी उसे अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। रिद्धिमा ने पलट कर देखा, ये आवाज कैसी? और एक बार फिर रिद्धिमा दरवाजे के अंदर चली गई। उसकी नजर बेडरूम की तरफ गई, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। रिद्धिमा जैसे ही बेडरूम में पहुंची, उसने किसी को वहां पर देखा।